सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं नामिया आज आप सभी का बहुत बहुत फिर से अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती है बता दी थी, कितने प्रकार की होती है। यहाँ तक उसके 2 प्रकार संयोजन और वियोजन भी बता दिया था। बची 3 रासायनिक अभिक्रिया हम अपने इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं जो हमारी और भी 3 अभिक्रियाएं बची थी। देखिए, 2 पहली थी, जो पहली मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था संयोजन फिर वियोजन। अब जो है दोस्तों वो तीसरी विस्थापन है। क्या है? विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन। ये दोनों एक ही नाम है, चाहे प्रतिस्थापन कह लीजिए चाहे विस्थापन। तो आइए सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व के यौगिक के उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो और ये विस्थापन अभिक्रिया दोस्तों 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। तो आइए चलिए आपको हम उदाहरण से समझाते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, यदि हम एक उदाहरण लेते हैं, Fe+Cu ठीक है, यह हमें अब हम इसकी क्या कराएंगे? क्रिया कराएंगे। तो कह रहा था वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील। अब बताइए, फेरस अधिक क्रियाशील है कि कॉपर? दोस्तों, क्रियाशील देखने के लिए देखिए एक एक्टिविटी सीरीज आती है, ये दिख रहा होगा आपको। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सबसे ज़्यादा क्रियाशील दोस्तों पोटेशियम होता है। इतनी बहुत ही ज़्यादा तेज क्रिया करता है पोटेशियम। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे सब। सबसे कम गोल्ड क्रियाशील होता है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है। पोटेशियम जल के साथ क्रिया करता है तो आग लग जाती है। आप सुने भी होंगे कि पोटेशियम सोडियम को पानी में रखा नहीं जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे क्रियाशील कौन है? पोटेशियम। तो अब यहाँ पे फेरस, Fe और कॉपर है। क्या है? Fe और कॉपर है। तो देखिए, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए, फेरस को हम लोग Fe कहते हैं और कॉपर हम लोग Cu, ये सिंबल होता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है, Fe का और आयरन का सिंबल Fe। अब बताइए ज़्यादा क्रियाशील कौन है? आयरन है, क्योंकि आयरन पहले आया है। तो जो आयरन है वो Cu को विस्थापित करेगा, यानी इसके स्थान से इसको हटा देगा। ये एक यौगिक है और Cu इस यौगिक का एक परमाणु है, तो इस परमाणु को ये विस्थापित कर इसका स्थान स्वयं ग्रहण करेगा। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी दोस्तों, ये बनेगी ये, यानी Fe+CuSO4 का बनेगा FeSO4 प्लस कॉपर। ठीक है दोस्तों, ये हो गई। देखिए विस्थापन हो गया ना, क्योंकि भाई फेरस ने कॉपर का स्थान विस्थापित करके स्वयं ग्रहण कर लिया, इसीलिए इन अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यदि दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया की बात की जाए तो विस्थापन अभिक्रिया जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला तो एकल विस्थापन, फिर उभय विस्थापन। जो एकल विस्थापन होता है, जो ये आप उदाहरण देखे हैं दोस्तों, ये एकल विस्थापन का ही है, क्योंकि इसमें एक तत्व ही विस्थापित हुआ। फेरस ने ही कॉपर को विस्थापित किया है, ये एकल विस्थापन का है। अब देखिए द्विविस्थापन का उदाहरण, ये अब देखिए इसमें ना द्विविस्थापन होगा क्या दोस्तों, कि जो B है वो इसे विस्थापित कर, मतलब जो Ba है वो इसे विस्थापित कर देगा, और जो सोडियम है वो इसे विस्थापित कर देगा। तो सोडियम का स्थान Ba ले लेगा और Ba का स्थान Na ले लेगा। तो कर दीजिए बस यूं ही, ये बस यही दोस्तों हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, जिसमें 2 तत्व का विस्थापन या फिर 2 से अधिक तत्व का विस्थापन हो जाए, उसे हम लोग उभय रासायनिक अभिक्रिया, उभय अपघटन कहते हैं।
ठीक है, या फिर उभय विस्थापन, अपघटन विस्थापन एक ही चीज़ है। और जिसमें एक ही तत्व का होता है उसे हम लोग एकल कहते हैं। देखिए जैसे इसमें एक ही तत्व का केवल फेरस ने किया है, ठीक है, और इसमें सोडियम Na और Ba दोनों ने कर दिया है। तो ये दोस्तों हमारी विस्थापन अभिक्रिया थी। अब हम बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। तो देखिए अब जो हमारी है दोस्तों मतलब ये हमारी चौथी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने तीसरी देखी थी। तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, देखिए नाम से ही पता चल रहा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी देख लेते हैं, ठीक है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो देखिए मतलब जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा निर्मुक्त मतलब ऊर्जा निकलती है, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनको मतलब रिएक्शन कराने पे ऊर्जा निकले, तो ऐसी अभिक्रियाओं को ऊर्जा ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लीजिए C+O2, जब आप इसे क्रिया कराएंगे तो CO2 तो बनेगा, प्लस साथ ही साथ इसके साथ 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकल जाएगी, ठीक है दोस्तों, निर्मुक्त हो जाएगी। मतलब या यदि आप कार्बन को +O2 की क्रिया कराएंगे तो आपको ऊर्जा भी मिलेगी। तो जिन भी रासायनिक अभिक्रियाओं में आप ऊर्जा निकलती हो उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी कहते हैं। अब देखिए ऊष्माशोषी की बात करिए तो देखिए शोषी मतलब ग्रहण करेगा। तो ऊष्माशोषी दोस्तों वो अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊर्जा का अवशोषण मतलब वो ऊर्जा को ग्रहण करता हो, क्या ऊष्माशोषी कहलाती है। उदाहरण दोस्तों जैसे हमारा N2+O2, यदि आप इसे रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा दोस्तों हमारा ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा ना, तो आप बराबर कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों ऊर्जा निकलेगी नहीं, इसे आपको ऊर्जा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो यानी इसमें हम 45 किलो कैलोरी ऊर्जा देंगे, ठीक है। तो अब एक बात हम आपको और बता देते हैं, जैसे इससे पहले मैंने आपको अभी बताया जैसे ऊष्माक्षेपी, तो ऊष्माक्षेपी में दोस्तों जो ऊर्जा निकलती है ना तो उसे इधर उत्पाद के साइड में प्लस के चिन्ह के साथ लिखते हैं, ठीक है, किसके चिन्ह के साथ? प्लस के चिन्ह के साथ। और जो ऊष्माशोषी है या अगर इधर लिखना होगा दोस्तों यही 45 तो हम इधर ऐसे लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि इधर मतलब उत्पाद के साइड में लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे किस में? ऊष्माशोषी में। और अभिक्रिया के साइड में लिखेंगे तो प्लस का। इसी प्रकार उसमें भी इधर लिखेंगे तो प्लस का, इधर लिखेंगे तो माइनस का। तो देखिए ये हो गई ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा दी जाए मतलब जब तक वो ऊर्जा को ग्रहण करने वो रिएक्शन नहीं करेंगे। और ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो 5वां रिएक्शन है उसे देख लेते हैं। देखिए 5वां रिएक्शन दोस्तों जो हमारा है वो है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले आइए हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोस्तों तब होगी जो मैंने यहाँ पे 6 कंडीशन लिख रखी है, यदि 6 में से कोई एक भी उस रिएक्शन में होती है तो वो रिएक्शन को हम लोग नाम ऑक्सीकरण दे देंगे। जैसे देखिए या तो ऑक्सीजन उसमें जुड़ रहा हो, या तो उसमें हाइड्रोजन निकल रहा हो, या तो ऋण विद्युती का, या तो मतलब ऋण विद्युती होता है मतलब जो ऋणात्मक वाले तत्व हैं वो बढ़ रहे हों, या फिर धन विद्युती कम हो रही हो, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही हो, इलेक्ट्रॉन घट रहे हों। तो यदि 6 में से कोई एक हो जाए तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण का नाम देते। तो आइए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेके देखते हैं दोस्तों। अगर हम इसे लेते हैं C+O2, ठीक है, तो आप देखिए अगर इसे हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा CO2, ऑक्सीजन जुड़ गया ना, हाँ जुड़ गया। या फिर ऐसे ले लीजिए या Fe+O, अभी तक तो फेरस अकेले था, ऑक्सीजन जुड़ गए तो फेरस ऑक्साइड हो गए। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, यदि इसके स्थान पे यदि हाइड्रोजन निकल भी रहा होता मतलब H पृथक हो जाता, ठीक है।
तब पर भी कौन सा ऑक्सीकरण। और यदि ऋण विद्युती का ऋण विद्युती बढ़ रही होती, धन विद्युती कम हो रही थी, तब पर भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही होगी। ऑक्सीकरण संख्या दोस्तों, इसे आपको ये हम बता देंगे कैसे निकाली जाती हैं। तो यदि ये भी बढ़ रही हो तब पर भी ऑक्सीकरण होगा। इलेक्ट्रॉन का घटना, जैसे हम आपको बता देते हैं, ये उदाहरण देखिए, इलेक्ट्रॉन का घटना। मान लीजिए ये Na है, क्या है, Na। अब जब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो वो बन जाता है दोस्तों हमारा आयन बन जाता है, प्लस साथ ही साथ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिसको भी जरूरत थी वो उसका एक इलेक्ट्रॉन ले गया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन घट गए। भाई इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे शुरू में, अब 10 ही बचे हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसी प्रकार आपको चयन देख लेते हैं। मतलब देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया की थी, तो ऑक्सीकरण में इन 6 कंडीशनों में से कोई एक भी घटी तो ऑक्सीकरण हो जाएगी। इन्हीं का उल्टा दोस्तों अपचयन में होता है। अब यहाँ ऑक्सीजन का जुड़ना था ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होगा। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऋण विद्युती का कम होना, धन विद्युती का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ना, सब किस में होगा, अपचयन होगा। जस्ट उसी का उल्टा। आपको हम इसमें एक आध उदाहरण दिखा देते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये बनेगा दोस्तों जिंक प्लस कार्बन मोनो। तो देखिए ऑक्सीजन निकल गया ना, इसमें मैंने ऑक्सीजन का जुड़ना आपको ऑक्सीकरण बताया था और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या फिर रिडक्शन। इसी प्रकार 6 वो होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दी जो 3 अभिक्रियाएं छूटी हुई थी। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।